हम लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए इस पर एक चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे सामने हैं रतनपुर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो उनका स्पेशल फिजिक्स सब्जेक्ट से भौतिकी शास्त्र से है। तो आज हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक भौतिक शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित सर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स में जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं जो आपका जो है आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जो है उनको हेल्प कर सके। तो इस बारे में जैसे विषय के बारे में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली सर। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि बैकग्राउंड वो जानना चाहते हैं कि आपने मास्टर्स डिग्री कहाँ से ली है। जी सर। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और मास्टर्स डिग्री में आपने किन किन सब्जेक्ट का अध्ययन किया है, तो वो तुरंत आपको बताते बनना चाहिए कि एमएससी फिजिक्स मैंने किया है, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर। हालांकि माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है, तो उसको उसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं आप। न्यूमेरिकल मेथड्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो ये बोल्डली बोलते बनना चाहिए, क्योंकि 2 साल जब हम पढ़ते हैं तो वो हथौड़े की तरह हमारे दिमाग में वो बैठ जाना चाहिए। और जब हम विषय के बारे में बताते हैं, टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, तो आजकल ये भी होता है कि एक्सपर्ट ये भी पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कौन सी किताब पढ़ी थी। जी सर। कुछ बुक्स के बारे में हाँ, तो होता ये है कि अब जैसे हम लोग आमतौर पे जो इंडियन ऑथर्स होते हैं उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, और उनकी पुस्तकें पढ़कर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटर्न को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पुस्तकों में कोई दोष है या कमी है, लेकिन नेचुरली बहुत सारी इंडियन ऑथर की भी पुस्तकें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक लें, किसी भी इंडियन ऑथर की, तो वो किटल की बुक या एजरॉफ की बुक इन पे बेस्ड होती है। और यूनिवर्सिटी का सिलेबस यदि हम देखें तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स के ऑथर्स का नाम, टाइटल, पब्लिशर का नाम दिया हुआ होता है। ये सब वेल नोन होते हैं। तो एटलीस्ट आपने तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है, उन किताबों का यदि आपने अध्ययन किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी किया है तो उनका नाम यदि आपको मालूम है तो वो भी आप बोर्ड को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो नाम के साथ थोड़ा सा उसका कंटेंट भी मालूम हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन कंटेंट न भी मालूम हो एग्जैक्टली, तो कम से कम नाम आप बता सकें, तो इतना आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस लें तो उसमें सब रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। यहाँ पे एक मुझे और बात याद आ गई कि जब मैं भी विद्यार्थी था, या आप लोग भी जब पढ़ते होंगे, तो हमारा पढ़ने की स्टाइल क्या होती थी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती थी कि प्रश्न कैसा आएगा, उसका उत्तर कैसा लिखना है। तो उसमें होता यह है कि हम कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं तो बुक में एक प्रीफेस होता है, शुरू में होता है बुक के बारे में, और सभी चैप्टर के इनिशियल पार्ट जो होता है वो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन का होता है। अब हम लोग जनरली उसको पढ़ते इसलिए नहीं है कि अरे ये तो पूछेगा नहीं, अब फलाना विषय की प्रस्तावना पूछो, ऐसा तो कोई प्रश्न हमने देखा है नहीं, तो हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करते। जबकि होता ये है कि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो जो प्रस्तावना होती है वो वास्तव में उस चैप्टर का एब्स्ट्रैक्ट होता है कि उस चैप्टर में क्या कंटेंट है, उस कंटेंट की क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है, जिसके कारण उसका अध्ययन हमारे लिए जरूरी है। तो वो कंटेंट विद्यार्थियों को, जो भी कैंडिडेट हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में उसका इम्पोर्टेंस यदि आप समझना चाहते हैं तो अब पूरे एमएससी के सिलेबस को तो रिपीट कर नहीं सकते,
लेकिन जो मेजर चैप्टर्स हैं उनके कंटेंट को देख लें वो, तो उनका पूरा जिस्ट उनको पता चल जाएगा। तो सर का कहना ये है कि जो भी हमने एमएससी की है, आपने कुछ लोगों ने पीएचडी भी की होगी, तो कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स की जो बुक है हम लोग जो पढ़ते हैं इंडियन ऑथर्स हो तो हमको याद रखना ही है। इसके अलावा कुछ फॉरेन ऑथर्स भी हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है, हमारे इंडियन ऑथर्स उन्हीं में से लेकर के जो बुक्स लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और उन पूरा बुक्स को पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रीफेस दिया रहता है यदि आप उसको ही पढ़ के जाएंगे तो उस बुक्स के अंदर की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो जिस्ट फॉर्म में होती है। जिस्ट आपका पूरा का पूरा बुक्स जो है उस प्रीफेस में दिया होता है। तो यहाँ पे फिर सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, कुछ बच्चे पीएचडी भी किए होंगे, रिसर्च भी किए होंगे, तो उन स्टूडेंट्स लोगों को जो है अपनी पीएचडी जिस टॉपिक में उन्होंने किया होगा उस संदर्भ में किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करके जानी चाहिए? हाँ, ये पहले ये रेयर होता था, लेकिन आजकल बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो एमफिल होते हैं, नेट क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी डिग्री होती है। तो यदि किसी ने पीएचडी की हुई है तो सबसे पहले तो ये होता है कि किसके अंडर में उन्होंने पीएचडी की है, कहाँ से उन्होंने पीएचडी की है, टॉपिक क्या था उसका, किस सन में उन्होंने पीएचडी की है, और उस रिसर्च से क्या आउटकम हुआ। क्योंकि पीएचडी थीसिस तो हम लिखते हैं, लेकिन थीसिस का आउटकम क्या है, वो आउटकम हमारे पास होना चाहिए कि क्या नया आपने ऐड किया है। और ड्यूरिंग पीएचडी प्रोसेस आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप अपनी मेमोरी में रखें। डिफिकल्टीज आती हैं वो भी पूछ सकता है कोई, या साइंस के यदि कैंडिडेट हैं तो साइंस में यदि एक्सपेरिमेंटल पार्ट आता है तो एक्सपेरिमेंट बहुत सारा आपने किया होगा या कहीं से आपने लैब से करवाया होगा, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो नेचुरली यदि किसी ने पीएचडी की है तो उस विषय में उसका ज्ञान तो हमसे भी अधिक होगा, लेकिन उस ज्ञान को वो इफेक्टिवली बोर्ड के मेंबर के सामने वो हाँ इम्प्रेसिव, मतलब प्रभावित कर सके कि हाँ इन्होंने पीएचडी की है तो उसका क्या आउटकम रहा है ये उनको मालूम है, ऑब्जेक्ट मालूम है कि क्यों उन्होंने उस टॉपिक का चयन किया था। तो ये उसको इन्फॉर्मेशन पीएचडी के बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। और हो सकता है कि टोटल पार्ट का 20% वो पीएचडी के लिए दें, या कोई 30% भी देना चाहे, कोई 40% भी देना चाहे। तो अपने टॉपिक और उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट उसके दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे पीएचडी किए हुए हैं, तो जिस टॉपिक में उन्होंने पीएचडी कर रखा है उनके बारे में पूरा क्रक्स कम से कम आपका कम शब्दों में कम समय में इंटरव्यूअर बोर्ड्स को जो है आप एक्सप्लेन कर सकें, इस तरीके की तैयारी रखनी है ताकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि जिस सब्जेक्ट से आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके स्पेशलिस्ट वहाँ पर डेफिनेटली बैठे होते हैं। ज्योग्राफी की बात करूँ मैं, जैसे मेरे लेसन ज्योग्राफी में है, तो ज्योग्राफी में आप लोग जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे बेसिक, जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो मैंने कहा होम डिस्ट्रिक्ट की पूरी ज्योग्राफी अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। जो है कुछ बेसिक ज्योग्राफी है जो हम लोग पढ़ते, ऊपर की चीज़ें पूरे सिलेबस तो अच्छे से पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होती। जैसे लैटिट्यूड्स की बात करूँ मैं, अक्षांश, तो अभी भी किसी क्वेश्चंस अधिकांश बच्चों से मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो बच्चे सही जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि बुक्स में जो लिखा है कई जगह गलत भी लिखा हुआ है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग से मिस कर जाती है। और सामने जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो जानते हैं कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज तो है, तभी आप हमारे सामने उनके सामने इंटरव्यू देने बैठे हुए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें या फिर कभी कभी इंटरव्यू में घबरा करके हम जानती हुई चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपका अलर्टनेस और आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं। तो मेरी एक सजेशन रहेगा कि आप बेसिक चीज़ें जितनी भी है, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे किसी अदर सब्जेक्ट से हो, बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इससे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ घबराए नहीं और उसका जवाब दे सके। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको सॉरी बोल करके आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलना है, हम सॉरी भी जब बोले तो कॉन्फिडेंटली बोलना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक समय पे हर चीज़ उसको पता हो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो
तो इस तरीके से ये आपके पर्सनालिटी को शो करता है कि आप सॉरी भी बोलते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं या घबरा करके बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है मार्क्स आपके देने में। तो इन सब बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। और सर जाते जाते लास्ट और कुछ सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट लोगों को? देखिए, अक्सर मुझे भी जब कहीं इंटरव्यू बोर्ड में बुलाया जाता है तो बीएससी में भी जो एक्सपर्ट आएंगे वो सीनियर फैकल्टी मेंबर हो सकते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग बिजी शेड्यूल में वो बोर्ड के मेंबर होना एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ भाग लेते हैं। तो आमतौर पे होता ही है कि विषय की जानकारी तो उनको होती ही है, लेकिन ज़्यादा वो तैयारी करके नहीं आते। होता ये है कि जब कैंडिडेट से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो कैंडिडेट उसको बहुत सारे क्वेश्चन परोसता है। कि जैसे पूछा कि फोर्स क्या है या फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अब मैं फोर्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि बल वह कारण है जो किसी पिंड में उसकी गत्यावस्था में परिवर्तन कर सकता है या उस पिंड में विरूपण उत्पन्न कर सकता है। तो अब मैंने उसको कुछ वर्ड परोस दिए, विरूपण, गत्यावस्था। तो हम जो भी बोले हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उसके बारे में हमको जानकारी हो। हम ऐसे शब्दों का चयन कदापि ना करें या अवॉइड करें जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं है या हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि कई बार जब किसी कॉलेज में भी हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट होशियार हो सकता है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, वो कितने अच्छे से अपनी बातों को विद्यार्थियों को समझा सकता है। क्लियरिटी होनी चाहिए वॉइस में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आप अच्छा बोल भी रहे हैं लेकिन बहुत तेज बोल रहे हैं या बहुत स्लो बोल रहे हैं तो नेचुरली विद्यार्थियों को समझने में परेशानी होगी। टीवी ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलता है, वो एज इट इज हमको मिलता है तो हम इंजॉय करते हैं। यदि उसमें नॉइस हो, डिस्टॉर्शन हो और जो इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल ना पाए तो उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है। तो ये स्किल होना आप में ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूछ लेते हैं कि आप एक कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब आप वहाँ पे जिस विषय पर आपका कॉन्फिडेंस हो उस विषय का जिक्र करें, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक आपको प्रिय है। तो जो भी टॉपिक आप बताते हैं कि ये टॉपिक मुझे प्रिय है, तो वो टॉपिक क्यों प्रिय है आपको जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति का जस्टिफिकेशन अलग हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई कारण होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी विषय को बताते हैं कि वो मेरा प्रिय विषय है तो उसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज भी आपको रखना जरूरी है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आपने बता दिया, तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्या खासियत है, किस तरह से वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड फिनोमेना थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे उनको क्वांटम मैकेनिक्स कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। तो ये मालूम होना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि डेमो के लिए कह दिया जाता है कि चलिए ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा विषय लगता है, ठीक है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमको बताइए, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो कितने अच्छे से आप अपने विद्यार्थी को बता सकते हैं हाँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये भी इनर्शिया है, ये भी जड़त्व है, लेकिन ये कब होता है जब रोटेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो केवल इनर्शिया का रोल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब रोटेशनल मोशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यदि कहते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, कुछ सिंपल डेरिवेशन। एमएससी में तो बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन पढ़ते होंगे, उतना
हाइड्रोजन एटम का डेरिवेशन यदि पूछे तो 2 घंटा तो वो डेरिवेशन में लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, सिंपल बेसिक डेरिवेशन, कुछ बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि एक जगह इंटरव्यू बोर्ड में किसी ने पूछा कि ये इस एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। अब होता यह है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब बात होती है तो हम सीधे जाते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, फिर डिफरेंस निकालते हैं। अब इसमें ट्रिकी है कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वहां पे अब हमको जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कोई बेसिक रूल वायलेट करने वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये थोड़ा सा अलर्ट रखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है सर का कहना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपका जो है इंटरव्यू फोकस हो सकता है। आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है जो आपका मनपसंद का टॉपिक हो, और उसको समझाने के लिए 5 मिनट के अंदर या 2-3 मिनट के अंदर कहा जा सकता है। तो इस तरीके से एक आप टॉपिक भी आप तैयार करके रख सकते हैं। यदि इस तरीके से कहा जाए कि कौन सा टॉपिक आपका मनपसंद का है, और उसके बारे में पूरा होमवर्क करके आपको रखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक हमारा जो सेशन है आप लोग के लिए नहीं, इसमें और थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। जी सर, जी सर। मेरे को क्या याद आता जाता है तो मैं बोलता रहता हूँ। डेफिनेटली। होता क्या है कि जिस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं, तो विशेष रूप से साइंस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये है कि रोज नए नए डिस्कवरीज होती हैं, नए नए चीज़ें सामने आती हैं। तो अब यदि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये मालूम, या फिजिक्स का कैंडिडेट हूँ तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है, और उसको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला हुआ है, कहाँ के नागरिक हैं, ये उसको मालूम होना जरूरी है। अब फिजिक्स का आज यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हैं तो आप तो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अधिकांश फिजिक्स के सिलेबस में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसमें अपडेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी से एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है उसका, या वाइट एलईडीज हैं। अभी 2014 में आई थिंक उसके आसपास नोबेल प्राइज मिला था। पहले एलईडी थी, वो कलर्ड एलईडी मिलती थी, रेड ब्लू इस तरह, लेकिन वो हम उसको लाइटनिंग में यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि हम तो वाइट लाइट यूज़ करते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने ऐसी एलईडी बनाई जो वाइट लाइट एमिट करती है। तो आज देखिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ये आपकी जो ट्यूबलाइट है वो एलईडी बेस्ड है। तो इससे पावर कंजम्पशन, एलईडी बेस्ड होने से फायदा ये है कि पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी तो जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो कोयला हो या दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो वो कम होगा। तो एक रिवॉल्यूशन है लाइट एमिटिंग डायोड। इसी तरह से टीवी में भी ये यदि आप देखें तो आजकल एलईडी से आगे ओलेड स्टार्ट हो गया। तो ओलेड टेक्नोलॉजी में जो कहना चाहिए उसका रिजोल्यूशन फ्लैट हो गई है। पहले जो बल्ब टीवी हमको मिलता था, अब वो ओलेड टीवी का एडवर्टाइजमेंट यदि आप देखें, यदि आप एलईडी ओलेड की टीवी भी देखें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इनके बारे में ओलेड क्या है, एलईडी क्या है, जो लेटेस्ट विशेष रूप से साइंस में इस तरह की चीजें हो रही हैं। बायो के स्टूडेंट हैं तो अभी ये कोरोना कोविड-19 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके वैक्सीन बन रही है, उसमें कौन सी चीजें हैं, उसका क्या रोल है। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो भले ही आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है, लेकिन एज ए टीचर जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप बच्चे को
अपडेटेड इंफॉर्मेशन दें। तो इंटरव्यू में अपीयर होते समय आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे सर का कहना ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में भी जा रहे हैं तो करंट से रिलेटेड चीज़ें भी जो है पूरा तरह से होमवर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री से अपीयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली नोबेल पुरस्कार किसको मिला इस साल, पूरा होमवर्क उस पर करने की ज़रूरत है, किस कंट्री के थे, किस टॉपिक पे मिला। उसी प्रकार जो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए टीचर, आपको कुछ समाज सोसाइटी के बारे में भी जितनी भी करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कोविड-19 है, तो डेफिनेटली हर एक टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर को पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इस तरीके के करंट की जितनी भी चीज़ें उसको भी आपको तैयार करके रखने की ज़रूरत है, ताकि करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप उसका जवाब अच्छे से दे सकें। तो मेरे ख्याल से ये सेशन आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और हम लोग यहाँ पे इसको आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट नए सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।